आप लोग की तरफ से ना कोई बयान आ रहा है, ना कोई ट्वीट आ रहा है। लग रहा है सदमे में चले गए। बीती रात नींद ठीक से आई थी ना? पर हम आप ये गिना रहे हैं कि वो कैसे कैसे चुनाव जीते, तर्क दे रहे हैं कि कांग्रेस नहीं, महागठबंधन की जीत नहीं, बंधु की है। आप लोग कैसे हारे? क्या कभी खुद मूल्यांकन करेगी इसका बीजेपी? तो ओवैसी जी को एक सेट एजेंडा के तहत कांग्रेस के द्वारा उतारा गया। मैसेज कांग्रेस के द्वारा। सब तो बोल रहे हैं कि बीजेपी उतारी थी। आप मेरी पूरी बात को सुन लें, उसके बाद आप समझ लेंगे। उपचुनाव 23,690 वोट से हारे हैं, फिर भी ऐसा बोल रहे हैं। 23,000 का वोट आप बोल रहे हैं कि राज्य जीतेंगे। इससे पहले बेरमो हार गए, इससे पहले मधुपुर हार गए, इससे पहले दुमका हार गए। अभी 2.5 साल बाद ये चुनाव था। 2.5 साल बाद बहुत होता है आप लोगों को सरकार के खिलाफ बहुत कुछ करने के लिए। आप अपनी गलती स्वीकारिएगा या नहीं? कई लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं को अब ट्विटर फेसबुक से जमीन पर उतर जाना चाहिए। फॉर्च्यूनर गाड़ी पर काला चश्मा लगाकर जो घूमते हैं, उन्हें किसी मेड़ पर बैठकर गांव के लोगों से बात करना चाहिए। लग रहा है कि ये गैप हो गया है जनता और बीजेपी के नेताओं की। क्या लगता है कि लगातार ये चौथी हार का असर 2024 में जो चुनाव होगा उस पर असर पड़ेगा? बीजेपी मांडर में उपचुनाव हार गई है। यह हार बीजेपी की पहली हार नहीं, बल्कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद लगातार चौथी हार है। 4 उपचुनाव में बीजेपी चुनाव हार चुकी है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल साहदेव हैं। प्रतुल जी, जब तक चुनाव का परिणाम नहीं आया था, आप लोग दावा कर रहे थे कि 100% बीजेपी के कैंडिडेट इस बार जीत रही है। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की जो उम्मीदवार थी शिल्पी नेहा तिर्की, वो जीती, उसके बाद आप लोग की तरफ से ना कोई बयान आ रहा है, ना कोई ट्वीट आ रहा है। लग रहा है सदमे में चले गए। बीती रात नींद ठीक से आई थी ना? देखिए, हमारे सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष जी ने बयान जारी करके शिल्पी नेहा तिर्की को बधाई दी थी। तो प्रदेश अध्यक्ष ही इस प्रदेश का नेतृत्व करता होता है भाजपा का। जब उनका बयान आ गया तो बाकी सारे बयान जो हैं उसके बाद ही देखे जाएंगे। तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने तो स्वागत किया, शुभकामना संदेश दिया, बधाइयाँ दी। तो इसे आप नहीं कह सकते कि हम सदमे में। हाँ, हमें ये ज़रूर झटका लगा है कि अब किस हद तक लोग चुनाव जीतने के लिए जा रहे हैं। ये प्रजातंत्र के लिए सुखद संकेत नहीं है। किस हद तक मतलब? देखिए, किस तरीके से जब शुरुआत हुआ चुनाव का, तो बंधु तिर्की जी की सदस्यता गई, तो ये हल्ला उड़ाया गया कि 6 लाख रुपए का जो इनका है ये सीबीआई ने इन्हें फंसा दिया है। उस समय बोलने वाले ये भूल गए कि जब ये चार्जशीट सारा कुछ सीबीआई ने दाखिल किया था, तो उस समय इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ था, तो यूपीए की सरकार थी और सीबीआई ने तो क्लोजर रिपोर्ट दिया था। अदालत ने उस क्लोजर रिपोर्ट को नहीं माना और कहा कि नहीं भाई, इनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला है और चलेगा, और उनको सजा दी। तो जो लोग ये कहते हैं कि सीबीआई ने उन्हें फंसाया हमारे इशारे पे, वो जाने अनजाने अदालत की अवमानना कर रहे हैं। पहले तो एक ये नैरेटिव करने की कोशिश की गई कि सीबीआई ने फंसाया, जबकि अदालत ने उन्हें सजा दी थी खुद कॉग्निजेंस लेकर। अब आप दूसरी बात देखें कि हमें भी लगा था कि जब बंधु तिर्की चुनाव हार गए हैं, मतलब उनका ये रिजेक्ट हो गया है और फिर से चुनाव होगा, तो इतने वर्षों से वो ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। ये भाई हम भी विपक्ष में रहने के बावजूद एडमिट करते हैं कि बंधु तिर्की जी की उस क्षेत्र में अच्छी पकड़ है और जो कुछ भी वोट आया उन्हें, वो उनकी बदौलत है। पिछले चुनाव में कांग्रेस तो 9,000 वोट पे सिमट गई थी। तो ये जो सोनिया और राहुल की जीत बता रहे हैं, इन्हें एक बार अपना इंट्रोस्पेक्शन भी करना चाहिए। देखिए, हमें लगा कि बंधु तिर्की इस बार जो उनके साथ 20 वर्ष से जो कार्यकर्ता सामान्य आदिवासी जुड़े रहे हैं, शायद उनमें से किसी को मौका देंगे। लेकिन शायद कांग्रेस में आने के बाद बंधु जी का भी जो वंशवाद है वो वाला उनके डीएनए में आ गया और उन्होंने सिर्फ अपनी पुत्री को चुना। भाई, बेटी है उनकी और जीती है चुनाव, शुभकामना, कोई उसके लिए हम खराब नहीं कह रहे हैं। पर हम आप ये गिना रहे हैं कि वो कैसे कैसे चुनाव जीते, तर्क दे रहे हैं कि कांग्रेस नहीं, महागठबंधन की जीत नहीं, बंधु की है। आप लोग कैसे हारे? क्या कभी खुद मूल्यांकन करेगी इसका बीजेपी? मैं बस उस नहीं पे आ रहा था कि आपने मुझे रोक लिया। मैंने वही कहा कि हमारा एक मानना था कि एक सामान्य कार्यकर्ता लड़ता तो बंधु जी का कद और ऊंचा उठता। कोई सनिचरा उरांव और कोई मंगरा मुंडा अगर वहाँ से चुनाव लड़ता तो ये एक बड़ा मैसेज जाता कि ये ट्राइबल के बड़े नेता हैं और इन्होंने अपने से वर्षों से जो इन्होंने कार्यकर्ताओं ने साथ निभाया उसका इन्होंने चुनाव किया। लेकिन खैर, इन्होंने अपनी पुत्री का चुनाव किया, वो चुनाव जीत भी गई। उनको हमारी बहुत शुभकामनाएं और हम आशा करते हैं कि शिल्पी जी क्षेत्र का अच्छे से विकास करें और एक पहली बार जो सबसे कम उम्र में विधायक बनने का उनको मौका मिला है उसका भरपूर फायदा उठाएं। अब तो वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोग ओवैसी को भी उतारे, बी टीम बीजेपी की है, ऐसा बोल रहे हैं वो लोग। इससे भी आप लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ? देखिए सनी जी, इस बार जो मांडर के चुनाव में हुआ ये राज्य के लिए शुभ संकेत नहीं है, ये प्रजातंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। ये कहते हैं ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। साहब, हम तो कहते हैं ओवैसी
कांग्रेस की ए टीम है, देखिए बड़े स्ट्रैटेजिकली ओवैसी को उतारा जाता है। ओवैसी मुझे लगता है ऐसे बहुत कम उदाहरण है पूरे देश में जब उनकी पार्टी का समर्थित उम्मीदवार हो, उनकी पार्टी का भी उम्मीदवार नहीं, वो लड़ रहा हो, उसके लिए वो खुद हैदराबाद से चलकर आए हों और इतने दूर चांदो गए हों, मीटिंग की हो, फिर उसी रात लौट गए हों। ऐसा एग्जाम्पल बहुत रेयर है। तो ओवैसी जी को एक सेट एजेंडा के तहत कांग्रेस के द्वारा उतारा गया। मैसेज कांग्रेस के द्वारा, सब तो बोल रहे हैं कि बीजेपी उतारी। आप मेरी पूरी बात को सुन लें, उसके बाद आप समझ लेंगे। ओवैसी जी को एक सेट एजेंडा के द्वारा कांग्रेस के द्वारा उतारा गया जब उन्हें लगा कि वो चुनाव में पिछड़ रहे हैं और सब वर्ग के मतदाता जो हैं इस बार मिस गवर्नेंस पे और जो तमाम तरीके की चीज़ें हैं और जो सरकार की वादा खिलाफी उस पर वोट पड़ने जा रहा है। तो इनके पास एक ही चारा था, कम्युनल जो तरीके से कम्युनलाइज करना इन्वायरमेंट को, सांप्रदायिक उन्मादीकरण पैदा करना। तो इन्होंने क्या किया, ओवैसी को उतारा। हल्ला प्रचारित किया कि ओवैसी जो है भाजपा की बी टीम है, जबकि ओवैसी ने आकर, ओवैसी की सभा में बहुत भीड़ उमड़ी, ओवैसी ने जमकर भाजपा को कोसा, कांग्रेस को भी कोसा लेकिन थोड़ा कम कोसा। लेकिन वो जिस तरीके से उन्होंने भाजपा की नीतियों पर और भाजपा को खतरा बताया अल्पसंख्यक समाज के लिए, वो अपना पहला स्टेज का काम कर गए। उन्होंने ध्रुवीकरण करा दिया। एक दो कम्युनिटीज़ जो वहाँ हैं, मुस्लिम और क्रिश्चियंस का, उनका ध्रुवीकरण इनको कराने में सफलता मिल गई। अब आगे का कहानी देखें। ओवैसी आए थे 19 तारीख को, 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा थी और उसके पहले कुछ धर्मगुरुओं ने ये मैसेज देना शुरू किया धार्मिक स्थलों से, जो कि बिल्कुल गैर वाजिब है कि ओवैसी को वोट देने का मतलब होगा कि वोट काटना। लेकिन तब तक इतना सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो गया था कि जो लोग भाजपा के विकास की नीतियों पर भी वोट देने को तैयार थे, दूसरे समुदायों से भी, अब इस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को जो ओवैसी करके गए थे, अब ये वोट उनका ट्रांसफर हो गया कांग्रेस को, क्योंकि ये मैसेज चला गया था कि अगर आपको भाजपा को हराना है तो आपको कांग्रेस को ही वोट देना है। ओवैसी वोट कटवा साबित हो गए। तो ओवैसी ने तो अपना काम कर दिया, ध्रुवीकरण करा दिया, लेकिन इसका फ़ायदा कांग्रेस ले गई। तो हमारा ये मानना है कि ये प्रजातंत्र के लिए सुखद संकेत नहीं है। अगर आप धार्मिक ध्रुवीकरण कराकर वोट लेके जीत सकते हैं चुनाव, तो आज आपने मांडर जीत लिया, क्योंकि दो समुदायों की संख्या वहाँ बहुत ज़्यादा है। हमें जो सरना आदिवासी हैं उनका अच्छा वोट मिला, सदानों का एक मुश्त वोट मिला, सरना आदिवासी का भी मैक्सिमम वोट हमें मिला, लेकिन जो दो अन्य समुदाय हैं उन्होंने वोट नहीं दिया, और जो हमें देने वाले भी थे वो ध्रुवीकरण का फ़ायदा कांग्रेस को हुआ। तो आज आपकी एक जगह संख्या ज़्यादा थी, तो आज आप ध्रुवीकरण कराकर चुनाव तो जीत गए, लेकिन मांडर जीत गए साहब, राज्य हारेंगे, क्योंकि इसी प्रदेश के बहुसंख्यक समाज ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का नंगा खेल मांडर में देखा है। मांडर में आपकी संख्या थी, आप जीत सकते हैं। क्या बोल रहे हैं कि राज्य हारेंगे? पूरे राज्य को हारेंगे। मैंने कहा मांडर जीत लिया आपने आज ज़रूर। इसी तरीके से बिहार में एक उदाहरण था, जब वैशाली में आनंद मोहन की पत्नी लड़ रही थी, तो वो तो चुनाव जीत गई थी क्योंकि कुछ समुदायों ने उन्हें एक होकर वोट दिया था। लेकिन जो रिएक्शन था बाकी समुदायों में कि भाई एक व्यक्ति विशेष को हराने के लिए सारे एक तरीके के लोग आ गए हैं सामने, तो उसके कारण बिहार में क्या उसके बाद दुर्गति हुई थी वो सबके सामने है। आप उपचुनाव 23,690 वोट से हारे हैं, फिर भी ऐसा बोल रहे हैं। मैंने क्या कहा? 23,000 का वोट मतलब बोल रहे हैं कि राज्य जीतेंगे। इससे पहले बेरमो हार गए, इससे पहले मधुपुर हार गए, इससे पहले दुमका हार गए। अभी 2.5 साल बाद ये चुनाव था। 2.5 साल बाद बहुत होता है आप लोगों को सरकार के खिलाफ बहुत कुछ करने के लिए। सनी जी, आपने ये कन्वीनियंटली ये बात को नहीं कहा कि ये चारों सीट उनकी सीटिंग सीटें थी, और मधुपुर चुनाव में तो हमारा 16,000 वोट बढ़ा था। बेरमो में यही बोल बोल कर आप लोग संतोष करते रहिए कि वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। सनी जी, वोट प्रतिशत ही नहीं बढ़ा, वोट भी बढ़ा। मांडर में भी हम चुनाव हारे हैं, पिछली बार 69,000 आया था, इस बार 72,000 आया। तो ये तमाम सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के बावजूद अगर हम चुनाव में अपने प्रदर्शन को बेहतर कर रहे हैं, और ये चारों सीटें जो थी ये उनके यूपीए गठबंधन की सीटिंग सीटें थी। हमारे मैदान में 3-3 मुख्यमंत्री पसीना बहाते हैं। तमाम आपके केंद्रीय नेता से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक मोराबादी मैदान में इसी चुनाव के लगभग में प्रचार करके जाते हैं, फिर भी आप चुनाव हार जाते हैं। नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा को इससे अपना जोड़े इससे तो पहले चुनाव आयोग ने भी कांग्रेस कंप्लेन भी की थी कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है। सनी जी, कन्वीनियंटली कुछ चीज़ों को ऑमिट नहीं करते। चुनाव आयोग ने इस बात को डिसाइड भी कर दिया था कि उसका मांडर चुनाव से कोई लेना देना नहीं था। तो अब आप इसे कह रहे हैं तो ये थोड़ा सा रांची जिला में ही थोड़ा सटपटा था। लेकिन चुनाव आयोग ने जब इस मामले को, जो एक संवैधानिक संस्था है, सेटल कर दिया कि इसका मांडर चुनाव से लेना देना नहीं था, तो आपके जैसे वरिष्ठ पत्रकार फिर इस बात को रिपीट करेंगे तो लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। देखिए, हमारे नेताओं ने बिल्कुल मेहनत की और हम इलेक्शन मोड में रहते हैं, हम इलेक्शन को अच्छे से लड़ते हैं। लेकिन कांग्रेस ने कौन सी कमी की थी? प्रदेश अध्यक्ष लगातार कैंप कर रहे थे, मुख्यमंत्री को इनको लास्ट में उतारना पड़ा। जब इनको लगा कि अब कुछ नहीं बचा तो मुख्यमंत्री इनके उतरे।
कई मंत्री इनके क्षेत्र में प्रचार कर रहे थे, बंधु तिर्की खुद प्रचार कर रहे थे, तो उनकी बेटी कर रही आप थी। लोगों को लगता है कि मुख्यमंत्री का इतना बड़ा आवरा हो गया है कि एक दिन के प्रचार से वो पूरे सिनेरियो को चेंज कर सकते हैं? नहीं, अगर आप सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को और नाम देना चाहते हैं तो भाई हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन मैंने क्या कहा, मंत्री ने सांप्रदायिक बातें तो नहीं की थी, उन्होंने सीडी ईडी और ये सब जो सीबीआई वगैरह आप लोग लगा रहे हैं उसके बारे में कहा था। आप इवेंट के सीक्वेंसेस को देखें, ओवैसी आते हैं एक दिन पहले, पूरा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करा के चले जाते हैं। वो तो जाने जाते हैं ओवैसी बंधु इस तरह की सांप्रदायिक बातें करने के लिए। पूरा सांप्रदायिक उन्माद जिन क्षेत्रों में अल्पसंख्यक वोट थे वो हो जाता है, और उसके बाद मुख्यमंत्री आते हैं और ये मैसेज जाता है कि साहब आप वोट इधर उधर कहाँ देंगे, वोट बर्बाद होगा, वोट उसे ही दें जो भाजपा को हराए। तो इनिशियल काम ओवैसी ने किया और बाकी काम जो इनके धर्मगुरु थे और माननीय मुख्यमंत्री उन्होंने कर दिया। आप अपनी गलती स्वीकारिएगा या नहीं? कई लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं को अब ट्विटर फेसबुक से जमीन पर उतर जाना चाहिए। फॉर्च्यूनर गाड़ी पर काला चश्मा लगाकर जो घूमते हैं उन्हें किसी मेड़ पर बैठकर गांव के लोगों से बात करना चाहिए। लग रहा है कि ये गैप हो गया है जनता और बीजेपी के नेताओं के बीच। मुझे लगता है कि कहीं वो किसी यूपीए सरकार के मंत्री के बारे में तो नहीं कह रहे, जो अक्सर काला चश्मा लगाकर अपने दफ्तर में भी बैठा करते हैं। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत पसीना बहाया, हमारे बाबूलाल मरांडी जी ने छोटी छोटी बहुत सारी सभाएं की, बड़ी सभाएं की, अर्जुन मुंडा जी भी क्षेत्र में एक्टिव थे, रघुवर जी एक्टिव थे, हमारे तमाम नेताओं ने मेहनत की, हमने मेहनत किया, लेकिन अंततः जो जनादेश है वो हमें स्वीकार है। लेकिन मैंने फिर से कहा कि प्रजातंत्र के लिए ये सुखद संकेत नहीं है अगर सब जीतने के लिए इस तरीके का धार्मिक उन्माद पैदा करेंगे, कुछ क्षेत्र विशेष, कुछ समुदाय विशेष के लोगों को डराएंगे कि अगर भाजपा आ जाएगी तो ये यूपीए की जो सरकार है वो गिर जाएगी, फिर बीजेपी की सरकार आ जाएगी, फिर आपके हितों का क्या होगा। तो इस तरीके की चीज़ें अच्छी नहीं है। मेरिट डिमेरिट पे चुनाव लड़ते, विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ते तो लड़ते, लेकिन आपने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का कार्ड खेल दिया। सनी जी, लास्ट बात मैं फिर से कह रहा हूँ, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के कारण आबादी कुछ ऐसी थी कुछ समुदायों की कि आप मांडर तो जीत गए साहब, लेकिन बहुसंख्यक समाज भी आपको देख रहा है, पूरा प्रदेश। ये आरोप तो अक्सर बीजेपी पर लगते रहा है। नहीं, हमने कब कहा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराया? हमने कब ओवैसी जैसे लोगों को बुलाकर एक दिन पहले वोटों को कंसोलिडेट करवाया माइनॉरिटी के, और दूसरे दिन धर्मगुरुओं से और बड़े बड़े नेताओं से ये कहलवाया कि जब पूरा सांप्रदायिक कंसोलिडेशन हो चुका था कि भाई अब आप वोट दें भी कांग्रेस को, नहीं तो बीजेपी जीत जाएगी। तो ये इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है? और वैसे तो पूरे तरीके से एक्सपोज्ड है, एक सीट के लिए वो आए, कांग्रेस के लिए माहौल बना के चले गए, फसल उन्होंने तैयार की, कांग्रेस ने उसे काटा। ये दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं तो और क्या। मतलब पूरे इंटरव्यू का जो लेवल हुआ ये निकल रहा है कि बीजेपी की ओवैसी की वजह से बीजेपी हार गई। नहीं, ये ओवैसी की वजह से नहीं, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण देखिए कई स्टेजों में ये काम हुआ। पहले सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जब ये देखे कि विकास के मुद्दे पे, वादा खिलाफी के मुद्दे पे ये पिछड़ रहे हैं, और हमारे नेताओं का प्रचार बिल्कुल हिट कर रहा है जनता को कि मुख्यमंत्री ने क्या क्या वायदे किए और मांडर क्षेत्र का बंधु जी ने क्या विकास किया। जब इस मुद्दे पे वो नहीं सके तो ओवैसी को इन्होंने बुलाया और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराया और उसकी फसल को दूसरे दिन धर्मगुरुओं से कटवा लिया। अच्छा, क्या लगता है कि लगातार ये चौथी हार का असर 2024 में जो चुनाव होगा उस पर असर पड़ेगा? एक भी हमारी सिटिंग सीटें नहीं, तो वो अपनी खुद की सीटें रिटेन कर रहे हैं, तो इसके लिए वो क्या पीठ थपथपा रहे हैं? वो तो अपनी सिटिंग सीटें जीत रहे हैं। अगर आप सिंपल सा सवाल था कि लगातार चौथी हार का असर 2024 के चुनाव पर पड़ेगा। हम इसे ऐसे देखते हैं कि वो अपनी लगातार चौथी जो सीट थी, जिसे वो उनकी ही सिटिंग सीटें थी, उन्होंने रिटेन किया, इसमें हमारी हार कहाँ हुई। और आपको याद दिलाते हैं कि जिस समय रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे उस समय बाई इलेक्शंस पे ये कहते थे कि हम सारी सीटें हारे हैं, हमारी तो सिर्फ एक ही सिटिंग सीट थी जो अमित मंडल जी के पिताजी के निधन के बाद हुई थी, वो हमने जीती थी। तो ये अपनी सीटिंग सीटों को फिर से जीत कर कहते हैं कि ये सरकार के पक्ष में मैंडेट है, ये मुख्यमंत्री के खिलाफ जितने आरोप लगे वो सब पर पूर्ण विराम लग गया है। भाई एक सीट से अगर आप मुख्यमंत्री को इस तरह का क्लीन चिट देंगे तो इंतजार कीजिए। तो बिल्कुल ये बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव थे जिन्होंने उन तमाम चीज़ों को बताया कि आखिर कैसे मांडर में बीजेपी ये चुनाव चूक गई। हालांकि ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि इससे पहले भी 3 यानी कि ये मिलाकर जो चौथा उपचुनाव था ये बीजेपी की सीट नहीं थी, बल्कि जो महागठबंधन के तमाम दल हैं उनकी अलग अलग सीट थी और बीजेपी उस सीट को नहीं बचा पाई, बल्कि वो जो पार्टी पहले से जो विधायक उस पर जीते हुए थे उन्होंने अपनी सीट बचाई है। लेकिन बीजेपी अब क्यों हारी है इस पर पार्टी के नेता जो है वो अलग से मंथन करेंगे। लेकिन प्रतुल सहदेव के अनुसार ओवैसी के आने के बाद जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया गया उसका असर इस चुनाव पर जरूर पड़ा है।
शुक्रिया। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगराटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in